पृथ्वी का ताप बजट या ऊष्मा बजट इसे कहते हैं। वायुमंडल की संगठन और संरचना के बाद अगला अध्याय है ऊष्मा बजट। काफी लोकप्रिय चैप्टर है और आयोग द्वारा भी बार बार पूछा जाता है सवाल। ऊष्मा बजट को समझाइए, ऊष्मा बजट की व्याख्या करिए, है ना। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, इस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। ऊष्मा बजट मतलब क्या होता है? ऊष्मा का लेन देन। सूर्य से लगातार पृथ्वी की ओर विकिरण के माध्यम से ऊष्मा आती है ना। सूर्य की जो ऊर्जा है विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी गर्म होती रहती है, लेकिन इस तरीके से तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है। लेकिन पृथ्वी का एक वार्षिक औसत तापमान है। पृथ्वी का वार्षिक औसत तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का वार्षिक औसत तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस है और इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। जबकि सूर्य से पृथ्वी की तरफ विकिरण ऊर्जा 24 घंटे आती है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात होता है, लेकिन पृथ्वी पर रात आधे भाग में ही होती है। पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन रहता है। इस बात को नोट करिए, मतलब समझ लीजिए। तो सौर ऊर्जा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी की तरफ लगातार आती है, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी का जो औसत वार्षिक तापमान है उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता, अर्थात पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। किन प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी सूर्य से प्राप्त इस ऊर्जा को वापस कर देती है? इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को वापस करती है। किन प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी इस ऊर्जा को वापस करती रहती है? अंतरिक्ष में, है ना। पृथ्वी से सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा हमेशा अंतरिक्ष में जाती रहती है। तो किन प्रक्रियाओं से पृथ्वी ये ऊर्जा दोबारा अंतरिक्ष में वापस भेज देती है? इसी को हम कहते हैं ताप बजट या ऊष्मा बजट। अभी तक जो बताया वो समझने के लिए था। वो ये बताया कि हमें क्या पढ़ना है। जो बताया उसी की व्याख्या है कि पृथ्वी किन प्रक्रियाओं के माध्यम से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में भेज देती है और अपने पास एक निश्चित गर्मी हमेशा रखती है। पृथ्वी के पास एक निश्चित ऊष्मा हमेशा रहेगी, क्योंकि वो ऊष्मा नहीं रहेगी तो यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं होगा। उस ऊष्मा को पृथ्वी वापस नहीं भेजेगी। पृथ्वी केवल उतनी ही ऊष्मा को वापस भेज देती है जितना पृथ्वी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सूर्यातप की सूर्यातप क्या होता है? सूर्य से विकिरित ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी तल को प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यातप। तो मान लेते हैं पृथ्वी तंत्र को, मान लेते नहीं, ये फैक्ट है, पृथ्वी तंत्र को सूर्यातप की औसत मात्रा, पृथ्वी तंत्र को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की औसत मात्रा 0.30 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। यानी पृथ्वी पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 0.30 कैलोरी। ये है पृथ्वी को मिलने वाला सूर्यातप की औसत मात्रा। ठीक है, लेकिन हमको अगर पृथ्वी का ऊष्मा बजट, उसका ताप बजट समझना है तो ऊर्जा को इकाई मान लेना होगा। मान लेते हैं कोई चीज 100 इकाई, किसी चीज को, पृथ्वी को जो सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है उसे हम मान लेते हैं कितना? 100 इकाई मान लेते हैं। तो इससे समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी जितना प्राप्त करती है उतना कैसे लौटा देती है। ठीक है, यदि वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को हम 100 इकाई मान लें, वायुमंडल की बाह्य सीमा पर मान लेते हैं कि बाहरी सीमा पर, अंदर आने पे तो ऊर्जा का बहुत तितर बितर हो जाता है। बाह्य सीमा पर जो ऊर्जा आती है वायुमंडल की, वहां पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम 100 इकाई मान लेते हैं, शुद्ध 100 इकाई ऊर्जा। तो इसमें से 34 इकाई ऊर्जा परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती है। कोई चीज टकरा कर जब वापस लौट जाती है तो हम क्या कहते हैं? परावर्तन, है ना। टकरा कर हम अगर किसी दीवार के सामने या किसी हॉल में खड़े होकर चिल्लाते हैं तो हमें हमारी आवाज क्यों सुनाई देती है? उसे कहते हैं परावर्तन। तो 100 इकाई में से 34 इकाई ऊर्जा परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में लौट जाती है। परावर्तन मतलब टकरा कर लौट जाना और प्रकीर्णन मतलब तितर बितर हो जाना। ठीक है, ये परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा पुनः अंतरिक्ष में लौट जाती है। इसमें समझने वाली बात यह है कि परावर्तन होता किससे है? वायुमंडल में बादल है, 100 इकाई में से कुछ इकाई बादलों द्वारा परावर्तित हो जाता है और कुछ इकाई पृथ्वी तल पर आने के बाद परावर्तित हो जाता है।
तो ये जो 34 इकाई ऊर्जा जो परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है, ये पृथ्वी को गर्म करने के काम में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये टकराकर वापस चली जाती है, पृथ्वी को गर्म नहीं कर पाती है। अच्छा, वायुमंडल गर्म कैसे रहता है? वायुमंडल सूर्य प्रकाश से नहीं गर्म होता है। वायुमंडल की गर्मी का असली कारण क्या है? सूर्य से जब पृथ्वी धधकती है और पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है, पार्थिव विकिरण कहते हैं, जो पृथ्वी से वापस ऊष्मा निकलती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, सौरिक विकिरण से गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 34 इकाई है, ये पृथ्वी को गर्म करने के काम में नहीं आती, क्योंकि टकराकर वापस चली जाती है। अब कितनी बची? 66 इकाई, ठीक है। हम ताप बजट पढ़ रहे हैं, ये पूरी तरह से रट्टाफिकेशन पर आधारित है। चीजों को समझते हुए रट लेंगे, ये इकाइयां भूलनी नहीं चाहिए। इसमें यही उत्तर है। इसको जितना ही अच्छे से पढ़कर समझ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, उतना ही सही है। इसमें चित्र के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता। तो कितना बचा? शेष 66 इकाई ऊर्जा। पृथ्वी को कितनी प्राप्त हुई ऊर्जा? 66 इकाई। तो पृथ्वी तंत्र को प्राप्त 66 इकाई ऊर्जा में से हम पृथ्वी तंत्र शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है भूतल, धरातल और वायुमंडल। तंत्र में वायुमंडल भी आ जाता है। तो पृथ्वी, यहाँ तंत्र लगा दीजिएगा, पृथ्वी तंत्र को 66 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 34 इकाई जब वापस चली जाती है तो इस प्रकार पृथ्वी तंत्र को 66 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस 66 इकाई ऊर्जा में से 19 इकाई ऊर्जा वायुमंडल में जलवाष्प और ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कब? जब सौरिक विकिरण पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तब। जो ऊष्मा पृथ्वी से निकलती है उसे पार्थिव विकिरण कहेंगे, उसे सौरिक विकिरण नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी तंत्र को 66 इकाई ऊर्जा जो मिलती है उसमें से 19 इकाई ऊर्जा वायुमंडल में जलवाष्प और ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है ना, जलवाष्प भी यही काम करता है। तो इस 66 में से 19 इकाई ऊर्जा जलवाष्प और ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो गया। अतः सौर ऊर्जा का 66 में से 19 घटाएंगे, कितना बचेगा? 47। अतः सौर ऊर्जा का 47 इकाइयां ही, सौर ऊर्जा की 47 इकाइयां ही पृथ्वी तल द्वारा अवशोषित होती हैं। पृथ्वी तंत्र को कितना प्राप्त हुआ? 66 इकाई। इनमें से 19 इकाई जलवाष्प और ओजोन परत द्वारा, शेष 47 इकाइयां ही पृथ्वी तल द्वारा अवशोषित हो पाती हैं। जो विकिरण जो सौरिक विकिरण धरातल पर पड़ता है, अवशोषित कर ली जाती है। वो पृथ्वी ऊष्मा को अवशोषित करती है, तभी तो हम दोपहर या शाम के समय खड़े होते हैं तो अंदर से ऊष्मा निकलती है। वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, अगर सतह पक्की है तो ऊष्मा निकलती है ना। इस क्यों निकलती है ऊष्मा? क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो 47 इकाइयां ही पृथ्वी तल द्वारा अवशोषित हो पाती हैं, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित यही 47 इकाई ऊर्जा, पृथ्वी तल द्वारा अवशोषित यही 47 इकाई ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है और वायुमंडल गर्म रहता है, ठीक है। यही 47 इकाई ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा, मतलब पृथ्वी जब गर्म हो जाती है और ऊष्मा निकलती है तो उसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है, यही 47 इकाई। लेकिन एक फेर है, इसमें थोड़ा अंतर है। होता क्या है कि पृथ्वी तल को जो सौरिक विकिरण प्राप्त होता है, जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी तल को जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी तुलना में, उसके सापेक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होती है उसकी मात्रा दोगुनी होती है। होता क्या है कि वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस नाम पड़ा कैसे? पहले ग्रीन हाउस को समझते हैं, इफेक्ट तो बाद में देखेंगे ना। पहले ग्रीन हाउस, हिंदी में हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह या ग्रीन हाउस होता क्या है? जो उष्णकटिबंधीय देश हैं वहां पर सूर्यातप की मात्रा तो पर्याप्त मिलती है, तो वहां पर खेती किसानी करने के लिए सूर्य की ऊर्जा की कमी नहीं होती है, पर्याप्त वायुमंडल में गर्मी रहती है।
लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा और भी बहुत से हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, जो ठंडे प्रदेश हैं बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम अवधि के लिए मिलती हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ऊपर जाने पर पृथ्वी गोल हो जाती है, तो उस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं मिल पाता, और दिन की अवधि भी बड़ी छोटी होती चली जाती है वहाँ पर 6 महीने। तो इसके चलते सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है पर्याप्त, तो खेती किसानी कैसे हो? तो वहाँ पर शीशे के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए ना प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो खेती करने के लिए, जैसे सब्जियां और फल उगाने के लिए, उन ठंडे देशों में सब्जियां और फल उगाने के लिए शीशे के घर बना दिए जाते हैं। ठीक है, शीशे के घर। तो शीशे के घरों में साग सब्जी उगा ली जाती है। जैसे हर सब्जी लगा दी गई, पालक, गोभी, मटर, चुकंदर और भी जो तरह तरह की सब्जियां होती हैं। तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें आती तो हैं अंदर, थोड़ी समय के लिए आएंगी, बोला ना कि दिन की अवधि बहुत छोटी होती है, थोड़ी समय के लिए सूर्य की किरणें जो अंदर आती हैं तो पृथ्वी से टकराकर जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। तो शीशे से होकर वो सौरिक विकिरण शीशे से होकर अंदर तो चला आता है, लेकिन पार्थिव विकिरण ऊष्मा के रूप में होता है। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? ऊष्मा के रूप में होता है। वो ऊष्मा उस शीशे के घर के अंदर ही बंद हो जाती है। अगर उस शीशे का घर नहीं होता तो सूर्य का विकिरण आता और टकराकर फिर पार्थिव विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में गायब हो जाता सारा ऊष्मा, क्योंकि वायुमंडल बहुत बड़ा है। तो सूर्य का विकिरण आया तो शीशे के घर में, लेकिन पार्थिव विकिरण द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होती है वो उसी शीशे के घर के अंदर रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो शीशे के घर के अंदर का वातावरण बाहरी वातावरण से काफी गर्म हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप कार में अगर बैठ जाएं, ठंडी के दिनों में भी कार में थोड़ी देर बैठ जाएं और धूप आ रही हो तो कार अंदर से इतनी गर्म हो जाती है कि आप ठंडी के दिनों में भी अगर एसी नहीं चलाएंगे या खिड़कियां नहीं खोल दे, या तो आप खिड़की खोल दीजिए या फिर एसी चला दीजिए, क्योंकि कार का शीशा क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो शीशे के घरों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। उनका नाम ग्रीन हाउस क्यों रखा गया है? क्योंकि अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं, तो नाम पड़ गया ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जहां भी पैदा होगा उसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कार में अंदर बैठ जाएं, खिड़कियां बंद कर दें, शीशे ऊपर चढ़ा दें, तो सूर्य का प्रकाश अंदर तो आएगा, आपको और सीटों को गर्म तो करेगा, कार की सीट को, लेकिन जो ऊष्मा पैदा होगी वो कार के शीशे से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो कार में क्या हो गया? ग्रीन हाउस हो गया। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को बहुत तेजी से अवशोषित करके रोक लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जलवाष्प भी है, जलवाष्प भी पार्थिव विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसके चलते वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, ऊष्मा अंतरिक्ष में जा नहीं पाती है। जो ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी से निकलती है ना, वो वायुमंडल द्वारा रोक ली जाती है, और उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पार्थिव विकिरण ऊर्जा की इकाई होती है वो सौरिक ऊर्जा की तुलना में 2 गुनी से अधिक होती है। सौर ऊर्जा की जो इकाई है उसके मुकाबले पार्थिव विकिरण ऊर्जा की इकाई 2 गुनी होती है। बात समझ गए? 2 गुनी से भी अधिक होती है। तो वायुमंडल की ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी द्वारा अवशोषित यही 47 इकाई ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है। अब अगली लाइन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल की ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भूतल पर प्राप्त सौर ऊर्जा की अपेक्षा, भूतल पर प्राप्त सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा की पृथ्वी से टकराती है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भूतल पर प्राप्त सौर ऊर्जा की अपेक्षा पार्थिव विकिरण की इकाइयां 2 गुनी होती हैं। यानी इस 47 इकाई में से जो 47 इकाई ऊर्जा पृथ्वी को मिली थी और वही 47 इकाई ऊर्जा वायुमंडल को गर्म करती है, उसे हम 47 इकाई नहीं मानेंगे, क्योंकि पार्थिव विकिरण की इकाइयां भूतल पर प्राप्त सौर ऊर्जा की तुलना में 2 गुने से अधिक होती हैं। तो इसे हम मोटा मोटा मानते हैं 120 इकाई मानते हैं। ठीक है,
पार्थिव विकिरण की कुल इकाइयां 120 इकाई मानी जाती है। यही पृथ्वी द्वारा अवशोषित 47 इकाई ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है। तो इसे हम पार्थिव विकिरण की कुल इकाई को 120 इकाई मानते हैं, जिनमें से 6 इकाई सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। पार्थिव विकिरण की कुल इकाइयां 120 मानी जाती हैं, यानी वायुमंडल द्वारा जो अवशोषित होता है ऊष्मा, उसे अब कितना मान रहे हैं हम? 120। तो 120 इकाई वायुमंडल को प्राप्त होता है, लेकिन इनमें से 6 इकाइयां, वायुमंडल सारी ऊर्जा को नहीं रोक पाता है। पार्थिव विकिरण द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होती है, वायुमंडल सारी ऊष्मा को नहीं रोक पाता है। उसमें से 6 इकाई ऊर्जा सीधे पृथ्वी से निकलती है, वायुमंडल को पार करती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, तो कितना बचा? 114 इकाइयां ही वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो पाती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की ऊर्जा का वास्तविक इकाई क्या है? ये 114 इकाई ऊर्जा जो पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल को प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल की ऊर्जा के और भी स्रोत हैं, जैसे वायुमंडल 10 इकाई ऊर्जा विक्षोभ और संवहन तरंगों से प्राप्त करता है। विक्षोभ क्या होता है? जो चक्रवाती दशाएं बनती है ना, आंधी तूफान जैसी, आंधी तूफान को हम क्या कहते हैं? विक्षोभ। जैसे निम्न दाब का कहीं केंद्र बनता है तो हवाएं उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती हैं, तो उसी को आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, उसी को हम विक्षोभ भी कहते हैं। तो इसके अलावा वायुमंडल 10 इकाई ऊर्जा विक्षोभ और संवहन तरंगों से प्राप्त करता है। संवहन तरंगे धाराएं जो ऊपर उठती हैं फिर ठंडी होकर नीचे बैठती हैं। 23 इकाई ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है। मतलब वायुमंडल 10 इकाई ऊर्जा विक्षोभ और संवहन तरंगों से प्राप्त करता है, 23 इकाई ऊर्जा वायुमंडल संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जल, समझा, अब इसे लिखना नहीं है, समझ लीजिए। पानी को अधिकतम कहां तक गर्म किया जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को कितना भी खौला दीजिए, पानी उससे ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो जब पानी के अणु बहुत तेजी से गति करने लगते हैं तो जल की ऊपरी सतह से उबलते समय जल की ऊपरी सतह से भाप बनकर उड़ जाते हैं। भाप क्या करता है? आप केतली में पानी रखें, नीचे एलपीजी जलाए हुए हैं, लेकिन पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म ही नहीं हो रहा है। ये ऊर्जा जा कहाँ रही है? जो एलपीजी से निकल रही है। एलपीजी से जो ऊर्जा पानी की निचली सतह पर टकरा रही है वो जा कहाँ रही है? क्योंकि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही गर्म हो रहा है। तो शेष ऊष्मा को भाप लेकर उड़ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मन की गुप्त ऊष्मा, यानी जब तक नीचे एलपीजी जलता रहेगा, भाप क्या करेगा? ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा को चुराता है और लेके उड़ जाता है, और पानी को कहाँ छोड़ देता है? उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही छोड़ के अपने उड़ जाता है। यही रीजन है कि भाप में अधिक गर्मी होती है। जब आप गरम गरम रोटी खा रहे होते हैं, रोटी थोड़ा सा भी फट जाए ना उंगली के पास, तो जैसे लगता है जान निकल गई, यानी वाष्प में बहुत ऊर्जा होती है, उसे हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वही वाष्प वायुमंडल में है। वाष्प जब ठंडा हो जाता है, वाष्प कहाँ चला गया? वायुमंडल में। वाष्प जब ठंडा हो गया, यानी वायुमंडल जब ठंडी होती है तो वाष्प भी ठंडा हो जाता है। वाष्प ठंडा होकर क्या करता है? जल बूंदों में बदल गया। जल की बूंदों में बदलते ही तो वाष्प में जो ऊष्मा थी ना वो मुक्त हो जाती है। फिर जल बूंदें तो ठंडी होकर गिर जाती है नीचे, लेकिन उन जल बूंदों की ऊष्मा कहाँ चली गई? उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे ही हम संघनन की गुप्त ऊष्मा, यानी जब जलवाष्प जब जल के रूप में बदलता है तो उसे हम संघनन कहते हैं। जलवाष्प जब दोबारा जल में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संघनन। और वाष्प में जो ऊर्जा थी वो फिर मुक्त होकर वायुमंडल में आ गई, तो उसे हम कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडल 23 इकाई ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण करके पहले ही 19 इकाई ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे ये कहां से अचानक कितनी इकाई ऊर्जा प्राप्त हो जा रही है? समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 19 इकाई ऊर्जा, फिर से यहां पढ़िए पहली लाइन। पृथ्वी को प्राप्त से 66 इकाई 34 तो परिवर्तित होकर लौट गया था,
पृथ्वी तंत्र को 66 मिला था। इस 66 में से 19 इकाई ऊर्जा वायुमंडल में जलवाष्प और ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पहले ही हो गया इसका अवशोषण 19 इकाई का। उसी बात को यहाँ दोहराया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त वायुमंडल में सौर विकिरण जब आ रहा था तो सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण करके पहले ही 19 इकाई ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। अतः वायुमंडल को प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा 114 इकाई, 10 इकाई, 23 इकाई, 19 इकाई जो पहले से ही ओजोन परत द्वारा संचित है। 114, 10, 23, 19 बराबर 166 इकाई। अतः वायुमंडल को प्राप्त ऊष्मा की कुल मात्रा कितनी हो गई? 166 इकाई। इनमें से 106 इकाइयां वायुमंडल द्वारा पृथ्वी को पुनर्विकिरण पार्थिव विकिरण के माध्यम से ऊष्मा किसको प्राप्त हुआ था? वायुमंडल को। 114 इकाई, 6 इकाई तो अंतरिक्ष में चला गया था, छोड़िए। तो 106 इकाई ऊर्जा वायुमंडल द्वारा पृथ्वी को पुनर्विकिरण द्वारा लौटा दी जाती है। ये जो 114 इकाइयां वायुमंडल को प्राप्त हुई थी उनमें से 106 इकाई ऊर्जा वायुमंडल द्वारा पृथ्वी को पुनर्विकिरण मतलब पृथ्वी से विकिरण हुआ, पार्थिव विकिरण जो वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की ओर हो तो उसे हम कहेंगे पुनर्विकिरण। तो 106 इकाइयां वायुमंडल द्वारा पृथ्वी को पुनर्विकिरण द्वारा लौटा दी जाती हैं। अतः वायुमंडल के पास 60 इकाई ऊर्जा ही शेष रहती है। 166 में से 106 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। अतः 60 इकाइयां वायुमंडल के पास 60 इकाई ऊर्जा ही शेष रह जाती है जिसे वह बाह्य सीमा से अंतरिक्ष को लौटा देती है। इस 60 इकाई ऊर्जा जो कि वायुमंडल 166 इकाइयां वायुमंडल के पास हैं, 106 पुनर्विकिरण द्वारा पृथ्वी के पास भेज दी गई। ये 60 इकाई ऊर्जा रह गई वायुमंडल में और इसको भी बाह्य सीमा से अंतरिक्ष को लौटा दिया जाता है बाहर। मतलब वायुमंडल में कोई ऊष्मा नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष को सीधे लौटाई गई 6 इकाइयां कहां थी? यहाँ पे। पार्थिव विकिरण की कुल इकाइयां 120 मानी जाती हैं जिनमें से 106 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 114 इकाइयां ही वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो पाती हैं। यानी 6 इकाइयां पहले ही अंतरिक्ष में चली गई हैं। जब पार्थिव विकिरण के माध्यम से ऊष्मा ऊपर आ रही थी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो पाती, उसी प्रक्रिया में 6 इकाई पहले ही अंतरिक्ष में चली गई थी। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष को सीधे लौटाई गई 6 इकाइयों सहित ऊर्जा की कुल 66 इकाइयां अंतरिक्ष में चली जाती हैं। 60 अंतरिक्ष में चली गई, 6 इकाई पहले ही अंतरिक्ष में जा चुकी है, तो ऊर्जा की कुल 66 इकाइयां अंतरिक्ष में चली जाती हैं। 60 + 66। इस प्रकार पृथ्वी तंत्र को प्राप्त सौर ऊर्जा की कुल 66 इकाइयां अंततोगत्वा अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं। कुल 66 इकाइयां क्यों बोल रहा हूं? इस प्रकार पृथ्वी तंत्र को प्राप्त सौर ऊर्जा की कुल 66 इकाइयां, भाई 34 तो पहले ही परावर्तन द्वारा लौट गया था, प्रकीर्णन और परावर्तन द्वारा, उससे पृथ्वी गर्म नहीं होती है। पृथ्वी तंत्र को कितना प्राप्त हुआ? 66 इकाई ऊर्जा। इनमें से 19 इकाई वायुमंडल में जलवाष्प ओजोन द्वारा, आगे मत बढ़िए, पृथ्वी तंत्र को कितना प्राप्त हुआ था? 66 इकाई ऊर्जा। इस प्रकार पृथ्वी तंत्र को प्राप्त सौर ऊर्जा की कुल 66 इकाइयां अंततोगत्वा अंतरिक्ष को लौटा दी जाती हैं। यही पृथ्वी का ताप बजट है। इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे ना, जबान पे चढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगला चैप्टर होगा पृथ्वी पर तापमान का वितरण। पृथ्वी पर हम तापमान का वितरण पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण किन किन कारकों से प्रभावित होता है। जैसे गर्म जलधाराएं हैं तो वहां पर तापमान अधिक होता है, कहीं अगर तट पर ठंडी जलधाराएं हैं तो वहां पर तापमान कम हो जाता है। एक बात बता रहा हूं, तो पृथ्वी पर तापमान का वितरण और प्रभावित करने वाले कारकों को उसमें साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। सवालों भी कोई पूछ ले जाता है। नमस्कार।